हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो इसमें जो आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यूनिट सेकेंड में, इसमें टोटल हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने हैं। चैप्टर 1 में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में, हैलोजिनेशंस ऑफ एल्किन्स के बारे में और sp2 हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ एल्किन्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग जाकर चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ एल्की, यानी चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक बचा हुआ है। इसको कवर करने के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स के बारे में। अगर बात किया जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, इसका मतलब क्या है? यानी कि एल्किन्स जो होती है, यानी जो यहाँ पर एल्किन्स है, एल्किन्स का हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी देखना है। स्टेबिलिटी देखा जाएगा। स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जो हमारा कॉन्जुगेटेड, यानी जो कॉन्जुगेटेड एल्किन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, यानी जो कॉन्जुगेटेड एल्किन होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं कंपेयर देन नॉन कॉन्जुगेटेड। यानी नॉन कॉन्जुगेटेड ये क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। यानी हमारा जो कॉन्जुगेटेड एल्किन है वह मोर स्टेबल होगा और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन जो है वह लेस स्टेबल होता है। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्किन्स का बात किया जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड। यानी एक संयुग्मन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर देन किससे? नॉन कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। और यहाँ पर जो आपका एल्किन्स होता है, एल्किन्स के स्टेबिलिटी देखने के लिए और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज़ होती है आपका हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्या देखा जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशंस। यानी हाइपर कॉन्जुगेशंस देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एल्किन ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा चीज़ क्या देख सकते हैं? ट्रांस, सीस और ट्रांस देखकर ये पता कर सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा ट्रांस होता है, ट्रांसफॉर्म जो होता है, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन सीस फॉर्म। ये चीज़ नोट करिएगा, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन सीस फॉर्म। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, हमारा जो एल्किन होता है, एल्किन के फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथिन। सेकेंड कंपाउंड का नाम क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और हमारा थर्ड कंपाउंड का नाम हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपको इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी यहाँ पर रहेगा आपका CH3। हमने A B C, हमने यहाँ पर 3 कंपाउंड्स लिखा है। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि इन तीनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, यानी इन तीनों एल्किन्स में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए पहला रूल हम लगाते हैं, कौन सा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशंस क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशंस का मतलब होता है यहाँ पर कि हमें हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन्स को चेक करना है। जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी जितना ज़्यादा आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन, उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, यानी मोर स्टेबल। जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। और जितना कम आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा क्या होते हैं? आपका कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात, डबल बॉन्ड से, ये आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के बगल में अगर कोई कार्बन रहेगा तो उसको अल्फ़ा कार्बन बोल देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे कार्बन लगा देंगे तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। इस कार्बन से लगा हाइड्रोजन्स को क्या बोला जाता है? अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस जो आपको एग्जाम्पल दिया गया एथिन का, इसमें कोई भी अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स भी नहीं है, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 0 हो गया। यहाँ पे चेक किया जाएगा तो इस डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन लगा है, इसको बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन। बगल में जो हाइड्रोजन लगा है इसको क्या बोल देंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। यहाँ पर चेक किया जाएगा डबल बॉन्ड के, सॉरी यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इस कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा कार्बन, इससे लगे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा हुआ है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो 3 3 कितने होंगे? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो हमने क्या बताया? नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स अगर ज़्यादा है तो कंपाउंड क्या रहेंगे? ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर आपका पहले C,
फिर बी, उसके बाद ए, यानी सी बी ए, ये आपकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गई। दूसरा चीज़ पहचानने का तरीका होता है सीस और ट्रांस, यानी ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सीस की क्या होती है, कम होती है। तो सीस और ट्रांस को कैसे पहचानेंगे, आइए समझिए। सीस कब बोलेंगे, ट्रांस कब बोलेंगे। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमने लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया CH3, यहाँ पे लगा दिया Cl और यहाँ पे लगा दिया Cl। बीच से इस तरीके से कट करने के बाद अगर दोनों अपर साइड क्या है, सेम है, दोनों का नीचे क्या है, लोअर साइड में क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलेगा, सीस फॉर्म बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा C डबल बॉन्ड C, CH3, Cl, Cl, CH3, यहाँ पे इसको बीच से कट करने के बाद दोनों क्या हो गया, अपोजिट आ गया, नीचे का भी क्या आ गया, अपोजिट आ गया, तो इसको बोला जाएगा ट्रांस। यानी हमने क्या बताया, आपका ए हो गया, बी हो गया स्ट्रक्चर्स, तो बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर देन ए से। क्यों, क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन सीस। ऐसा क्यों हुआ, स्टेरिक हिंड्रेट के कारण। किसके कारण, स्टेरिक हिंड्रेट के कारण ऐसा आपको दिखाई दिया। तो हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि चैप्टर नंबर 1 में था कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था स्टेबिलिटीज़ के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है, E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, काइनेटिक्स के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट, स्टेफेंस सेटजेफ ओरिएंटेशन, ओजोनोलिसिस, ये सब आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या है इसमें, E1 एंड E2, यानी E1 एंड E2, यानी कि E एंड E2। E को क्या बोला जाता है, E का मतलब होता है एलिमिनेशंस रिएक्शंस बोला जाता है। यानी जो एलिमिनेशंस रिएक्शंस होता है, एलिमिनेशंस रिएक्शंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है E1, एक होता है E2। यानी E1 एंड E2, यानी कि यहाँ पर E1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है यूनिमालिकुलर, और यहाँ पर E का मतलब होता है एलिमिनेशंस रिएक्शन। इसी तरह यहाँ पर क्या E2 है, E2 का 2 का मतलब होता है बाईमालिकुलर और एलिमिनेशंस रिएक्शंस। यानी E1 एंड E2 का मतलब हो गया यूनिमालिकुलर एलिमिनेशंस रिएक्शन एंड बाईमालिकुलर एलिमिनेशंस रिएक्शन। तो समझते हैं पहले कि एलिमिनेशंस रिएक्शंस क्या होता है। एलिमिनेशंस रिएक्शंस होता है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मतलब कि एलिमिनेट करना, नाम से लग रहा है एलिमिनेशंस मतलब एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझिए, एग्जांपल से कार्बन है, यहाँ पर हमने इस तरीके से, और यहाँ पर हमने लगाया बी और ए। अब मान लीजिए यहाँ पर रिएक्शंस कराने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रीजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है कि ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन को बोला जाता है अल्फ़ा कार्बन, और इस कार्बन को क्या बोला जाएगा, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट कराएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी को क्या कर दिए, एलिमिनेट करा दिए। जैसे ही एलिमिनेट कराएंगे ए और बी बाहर निकल जाएंगे और बचेगा सी यहाँ से, और यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है। और जैसे ही ए और बी बाहर निकलेंगे, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एलिमिनेशंस रिएक्शन जो होता है वह सेचूरेटेड से आपको किस में दिखाई देगा, अनसेचूरेटेड में दिखाई देगा। हम लोग रीजेंट की हेल्प से क्या करेंगे, ए और बी को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी एलिमिनेट कर देंगे। और जिस कार्बन से निकल रही है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एलिमिनेशंस रिएक्शंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो एलिमिनेशंस रिएक्शंस को अल्फा बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस भी बोलते हैं। एलिमिनेशंस रिएक्शंस को अल्फा बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन से एलिमिनेट किया जाता है एटम्स को, और बीटा कार्बन से भी एलिमिनेट किया जाता है, इसलिए इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस बोला जाता है। और इसमें सेचूरेटेड से यानी सिंगल बॉन्ड से किसका फॉर्मेशन होता है, अनसेचूरेटेड का फॉर्मेशन होता है। कुछ कंडीशंस होता है, इस रिएक्शंस को कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, इस रिएक्शंस को कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। और इस रिएक्शंस में होता क्या है, सेचूरेटेड से किस में बनाया जाता है, आपको अनसेचूरेटेड कंपाउंड देखने को मिलेगा, सेचूरेटेड से और अनसेचूरेटेड कंपाउंड देखने को मिलेगा। और ये रिएक्शंस
किसके मतलब कि रिएक्शंस कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी रीजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर रीजेंट का यूज किया जाएगा। इस प्रोसेस को यानी कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब होता है एलिमिनेट करना। और किसको एलिमिनेट कराएंगे, अल्फा से जो एटम्स लगे रहेंगे और जो बीटा से एटम्स लगे रहेंगे उसको एलिमिनेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ रीजेंट के हेल्प से। और सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और टेम्परेचर याद रखिएगा हमेशा इसमें हाई टेम्परेचर का यूज किया जाता है सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर E1 एलिमिनेशंस रिएक्शंस और E2 एलिमिनेशंस को अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है E1 रिएक्शंस के बारे में। E1 रिएक्शंस कब होगा आइए समझते हैं। E1 रिएक्शंस कराने के लिए हमें जैसे यहाँ पर ये जो आपका एलिमिनेशंस रिएक्शंस होता है, एलिमिनेशंस रिएक्शन दो प्रकार के होंगे E1 एंड E2। तो एलिमिनेशंस रिएक्शंस कब होगा, E1 कब होगा, यहाँ पर जैसे हमने क्या ले लिया C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने लगा दिया X लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया H। बाकी बैलेंस करने के लिए इस तरीके से बैलेंस कर लिए। होता क्या है कंडीशन समझिए, E1 एलिमिनेशन यानी कि E1 में होता क्या है, पहले स्टेप में X क्या करेगा, X क्या है हाइलाइट ग्रुप है, X क्या है यहाँ पर हाइलाइट ग्रुप है, हाइलाइट मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इस तरीके से पहले में कौन बाहर निकलेगा, X बाहर निकलेगा यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, आपको क्या दिखाई देने लगेगा, कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन। जैसे ही हाइड्रोजन ग्रुप बाहर निकलेगा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायंस का। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन्स रिमूव होते हैं। सेकेंड स्टेप में किसको एलिमिनेट करा देते हैं, हाइड्रोजन्स को। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगा हुआ है तो इसको क्या करा देंगे, एलिमिनेट करा देंगे। जैसे ही इसको एलिमिनेट कराएंगे यहाँ पर कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड दिखाई देगा। कार्बन के बीच में क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं। यानी कि E1 रिएक्शंस में दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हैलाइड ग्रुप को बाहर निकालते हैं एंड सेकेंड स्टेप में किसको बाहर निकाला जाता है, हाइड्रोजन्स को बाहर निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल से आगे समझते हैं। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर हम लिखें R, हमारा एग्जांपल एक RCH3। अब यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए हमारा 2 है, यहाँ पर क्या लगाते थे, एक हाइड्रोजन्स। तो अभी E1 में क्या बताया गया, पहले क्या हटेगा आपका हैलाइड ग्रुप। तो हैलाइड ग्रुप हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर X, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, CH2H। जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में किसको हटाते हैं, हाइड्रोजन्स को हटा दिया जाता है यानी H+ बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका R और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, CH2। तो ये होता है हमारा E1 का प्रोसेस क्या होता है आपका, सिंपल सा आया था। पहले X को हटाइए फिर दूसरे स्टेप में H को हटाइए। आइए समझते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें मैकेनिज़्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है किसी भी रिएक्शंस का मैकेनिज़्म सीखना अच्छे से। अगर मैकेनिज़्म जिसको आ गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से, यानी रिएक्शंस कितना आप रिएक्शंस याद करेंगे, बहुत सारा रिएक्शंस है तो हमें मैकेनिज़म्स बहुत ज़रूरी है, मैकेनिज़म्स को सीखना। तो हमारा मान लीजिए हमने आपको जो मैकेनिज़्म होगा याद रखिएगा, एलिमिनेशंस रिएक्शंस कितने स्टेप में कंप्लीट होते हैं, 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट स्टेप को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, RCH3 और यहाँ पर हमने लिखा X। और आपको पता है इस रिएक्शंस को कराने के लिए, E1 रिएक्शंस कराने के लिए हमारा कुछ यहाँ पर रीजेंट यूज होते हैं और मतलब कि यहाँ पर रीजेंट यूज करेंगे और रीजेंट आपका रहेगा वीक बेस। क्या यूज किया जाता है, वीक बेस यूज किया जाता है, याद रखिएगा वीक बेस। जैसे यहाँ पर CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल हो गया, यहाँ पर यूज किया जाएगा मेथिल एल्कोहल। जैसे ही आप यहाँ पर रीजेंट यूज करेंगे होगा क्या, यहाँ पर X क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका RCH पॉजिटिव चार्ज CH3, यानी एक किसका फॉर्मेशन हुआ है, कार्बोकैटायन। बोल सकते हैं आप कि फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप ही आपका क्या कहलाता है, RDS स्टेप। फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है आपका, स्लो स्टेप होता है। आपको पता है कोई भी रिएक्शन स्लो होगा तभी हम उसका रेट डिटरमाइन कर देंगे। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी यही स्टेप क्या करेगा, इस रिएक्शंस का रेट डिसाइड करेगा।
एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन यहाँ पर बना हुआ है आपका CH पॉजिटिव और यहाँ पर CH2OH लिख दिया। अब सेकेंड स्टेप में किसको बाहर निकाला जाता है, H+ को बाहर निकाला जाता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, H+ को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ CH2, जैसे ही H+ बाहर निकालेंगे ए बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपका RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये फाइनल आपका यहाँ पर एक एल्किन प्राप्त हो गया। तो ये हमारा स्टेप था, यानी कि आप याद करिएगा, याद कर सकते हैं कि इसके कितने मैकेनिज्म होते हैं, 2 मैकेनिज्म होते हैं। इसके कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, स्लो स्टेप कहलाता है। फर्स्ट स्टेप में किस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का। फर्स्ट स्टेप आपका RDS स्टेप कहलाता है। फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप कहलाता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। तो इसमें सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन्स को क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने के बाद आपका क्या बन जाता है, एल्किन बन जाता है। तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जो हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया है, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि जो हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ जो आर से जो एक्स जुड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो इस एल्किल हैलाइड की प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए E1 के लिए, तो याद रखिएगा इसकी प्रियोरिटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि E1 रिएक्शंस हो यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो हम लोग एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, उस एल्किल हैलाइड में एल्किल हैलाइड का प्रियोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा आपका E1 होगा, फिर उसके बाद E2, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 1 डिग्री में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो E1 होता है, जो E1 रिएक्शंस होता है, E1 रिएक्शंस का RDS क्या होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS E1 रिएक्शंस में RDS स्टेप कौन सा होता है, क्या फर्स्ट स्टेप होता है। और पूछाएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी E1 रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होता है, तो इसकी ऑर्डर क्या होती है 1, इसकी ऑर्डर क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि E1 यानी यहाँ पर क्या कितने यहाँ पर क्या लिखा है आपका यूनिमॉलिकुलर, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट रेट क्या होगा, यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड का मतलब इसमें वीक बेस भी यूज किया जा रहा है, एल्किल हैलाइड यूज किया जा रहा है। तो जो E1 होता है, E1 का रेट होता है, E1 का रेट होता है आपका ओनली, यह एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। यह ओनली किस पर डिपेंड करेगा, ओनली एल्किल हैलाइड, यह किसी बेस पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब इसका रेट क्या होगा, काइनेटिक के मतलब हो गया काइनेटिक, और इसका रेट क्या हो गया, किस पे डिपेंड करेगा, ओनली एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से कुछ इसमें खास बातें थी। और कुछ आपसे पूछा जाएगा इसमें सॉल्वेंट यूज कौन सा करेंगे, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। जैसे हमने सॉल्वेंट क्या यूज किया, CH3OH, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। ये भी याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद करना है E1 के बारे में, कि E1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, वीक बेस यूज किया जाता है। फर्स्ट स्टेप RDS होते हैं, स्लो स्टेप होते हैं एल्किल हैलाइड के प्रियोरिटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसकी ऑर्डर होती है 1 होती है, इसकी रेट होती है एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट E1 के बारे में, और यहाँ पर हमने प्रॉपर मैकेनिज्म भी देखा। मैकेनिज्म अच्छे से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बार बार वीडियो देखिए आप लोग अच्छे से, तभी समझ में आएगा। ये हमारा था किसके बारे में, E1 के बारे में। एक यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगा, जैसे हमारा यहाँ पर एक चीज़ हम आपको इसी का हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। यहाँ पर एक हमने क्या लिया है, एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पर हमारा एक एग्ज़ाम्पल है CH3 CH2 CH3, और यहाँ पर हमने क्या किया, मेथिल एल्कोहल यानी स्ट्रॉन्ग बेस यूज की, वीक बेस यूज किया है। और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है, 80 डिग्री है। टेम्परेचर हमारा यहाँ पर क्या 80 डिग्री है। तो यह हम इसका प्रॉपर थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। यानी यहाँ पर जो Br है आपको अल्फ़ा पोजीशंस पे दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पे जो आपका Br है, Br को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ 2 तरीके से Br हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है। जैसे हमारा यहाँ प्रेजेंट क्या है, जैसे यहाँ से Br को एलिमिनेट कराएंगे, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना हुआ है, यह किस प्रकार का कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन।
फिर यहाँ पर क्या कराया गया, रिएक्शंस कराया गया, यानी कि इस कार्बोकैटायंस को मतलब दूसरे स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन्स को ऐड करना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो तरीके से ऐड हो सकता है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ दो तरीके से ऐड हो सकता है। पहले मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर, यानी जैसे ही यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिखाई दे रही है, डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पर। सेकेंड जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है इसमें डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे दिखाई दे रही है, दूसरे स्टेप में। यानी इसके दो, एक बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, एक बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, एक बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ये जो मेजर प्रोडक्ट बनता है इसकी परसेंटेज होती है 81% और जो माइनर होता है, माइनर की परसेंटेज होती है आपका 19%। मेजर क्यों बोला गया इसको, इसको मेजर क्यों बोला गया, स्टेबिलिटी देखकर। आप जब अभी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बताया गया, जब आप इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो 3 है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स के कारण यहाँ की इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो जिसकी कम है उसको माइनर बोला गया, जिसका ज़्यादा है उसको क्या बोला गया, उसको बोल दिया गया आपका मेजर बोल दिया गया। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया, एक सैटजेफ रूल। एग्जाम में पूछेगा कि सैटजेफ रूल क्या होता है। तो सैटजेफ रूल का मतलब होता है व्हेन स्मॉल बेस अटैक देन मोर स्टेबल एल्किन्स मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी स्मॉल बेस अटैक करने पर हमारा यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोला गया है सैटजेफ रूल। याद रख लीजिएगा सैटजेफ रूल। 2 नंबर के लिए पूछ रहा है तो आप थोड़ा सा डिफिनेशंस बताइए और इस रिएक्शंस को ज़रूर आप लोग कंप्लीट करिए। वहाँ पर रिएक्शंस को दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये हमारा किसके अंदर टॉपिक आया है, हमारा ईवन में आप ये चीज़ें दिखा सकते हैं कि सैटजेफ रूल क्या होती है। सैटजेफ रूल का मतलब यही होता है कि एक मेजर प्रोडक्ट एक माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किसी भी एल्किल हैलाइड को क्या कराएंगे, वहाँ पर एलिमिनेट कराएंगे। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, आपका यहाँ पर वीक बेस और टेम्परेचर्स का यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है सैटजेफ रूल बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक था। आइए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, जैसे हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा यहाँ पर E1 के बारे में। हमारा सेकंड क्या रहेगा, E2। सेकंड क्या रहेगा हमारा यहाँ पर E2 के बारे में। यानी E2 का मतलब क्या बताया गया, बाईमालिकुलर एलिमिनेशंस रिएक्शंस। बाईमालिकुलर एलिमिनेशंस रिएक्शंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि RCH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा CH2 है, यहाँ पर क्या है, H है। E2 का मतलब E2 एलिमिनेशंस रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ जो X है और जो H है दोनों एक साथ क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। E1 में स्टेप बाय स्टेप हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होंगे, एक साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। और आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड का यानी एल्किन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो E2 रिएक्शंस होते हैं यह ओनली एक ही स्टेप में होते हैं और आपको इसमें एक इंटरमीडिएट दिखाई देता है, जिस इंटरमीडिएट का नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देगा। यह एक प्रकार का इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। कोई इंटरमीडिएट है नहीं, बस ट्रांजिशन स्टेट नाम दिया गया है। तो E2 में हैलाइड ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक साथ एलिमिनेट होकर एक आपका एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बहुत रिएक्शंस क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। और कुछ चीज़ें याद रखिएगा, इसमें हम बेस जो यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। इसके पहले हम लोग वीक बेस कर रहे थे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे आपका NaOH हो गया, KOH हो गया, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाएगा। थोड़ा सा आइए यहाँ पर हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी रिएक्शंस बताया, यहाँ पर रीजेंट यूज करेंगे, यहाँ पर एल्किन का फॉर्मेशन होगा। मैकेनिज्म में क्या किया जाएगा, हम क्या बताया आपको कि दोनों एक साथ रिलीज होने वाले हैं। तो जहाँ पर हैलाइड होता है इसको अल्फा बोला जाता है, जहाँ पर H है तो इसको बीटा बोला जाता है। यहाँ से हैलोजन क्या होना चाह रहा है, रिमूव होना चाह रहा है। यहाँ पर हैलोजन रिमूव होना चाह रहा है और यह हाइड्रोजन्स भी रिमूव होना चाह रहा है। और ये जो आपका हैलोजन है, हैलोजन करता क्या है, अपने बॉन्ड को भी लेकर कहाँ निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। यानी X माइनस के फॉर्म में क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेकर नहीं निकलता, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से हैलोजन क्या कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है। हैलोजन ग्रुप क्या कर रहा है, बॉन्ड को ब्रेकिंग कर रहा है। और ये जो हाइड्रोजन निकला हुआ है, बॉन्ड का क्या, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
और यहाँ पर ये देखिए आपको जो हाइड्रोजन्स निकल रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकल रहा है। और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ना चाह रहा है, बी मतलब जो आपका बेस है, बेस के साथ ये जुड़ना चाह रहा है। तो इस तरीके से आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बेबी एल्किन। अगर कभी पूछ दिया बेबी एल्किन क्या होता है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट, जो E2 का ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसको बोला जाता है बेबी एल्केन। बेबी टाइप जैसे दिख रही है इसलिए इसको बेबी एल्केन बोला जाता है। और फाइनली आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। और कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि ये जो आपका होता है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। और E2 का रेट पूछा गया, सबसे इम्पोर्टेंट। जब रेट, जैसे हमारा वहाँ पर रेट था, रेट ओनली एल्किल हैलाइड पर, लेकिन जो E2 होता है, E2 का रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्किल हैलाइड पे तो डिपेंड करेगा ही, उसके साथ साथ हमारा बेस पे भी डिपेंड करता है। और इसकी ऑर्डर कितनी होती है, 2 होती है। तो इस तरीके से आप, और पूछ दिया एल्किल हैलाइड का यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा। एल्किल हैलाइड का ऑर्डर हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जैसे वहाँ पर हो रहा था वैसे ही सेम यहाँ पर होगा। तो ये हमारा टॉपिक था E1 एंड E2 के बारे में, फुल कॉन्सेप्ट था। आप लोग इसके आगे जो भी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या जिस टॉपिक की ज़रूरत है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस टॉपिक पर हम प्रॉपर वीडियो आपको अपलोड करके देंगे। आज के लिए धन्यवाद।